हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स पढ़ेंगे और शुरू करेंगे नाम वेक्टर से। और वेक्टर में नाम बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। कहने का मतलब कि नीट और आईआईटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास के वेक्टर दम बेसिक शुरू कर रहे हैं। आप लोग दम जीरो से देखिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज का मेरा सबसे पहले टॉपिक जो है उस जो आज का मेरा सबसे पहले जो टॉपिक है, तो टॉपिक आपका है सदिश एवं अदिश, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अदिश के बारे में पढ़ेंगे कि अदिश होता क्या है। तो मेरा टॉपिक क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि, इसको हम लोग अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है कि वह ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोले इस मार्कर की लंबाई 5 इंच है या 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण मतलब केवल मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि सपोज दैट कि आप मेरे पास आए और कहें कि हमको फलना जगह जाना है, कोई जगह का नाम बताए, जैसे कि मनेर के दरगाह है, तो हम कह दिए कि यहाँ से 500 मीटर चल जाइए, यहाँ से 500 मीटर चले जाइए, और कोई हम डायरेक्शन नहीं बताएं, तो आप 500 मीटर किधर जाइएगा, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, किधर, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये केवल हम आपको परिमाण बताएं, लेकिन यही हम डायरेक्शन के साथ ऐसे बता देंगे आपको, तो इसमें दिशा भी हो जाएगा कि 500 मीटर जाना है लेकिन इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ऐसे मनेर का दरगाह सबसे पॉपुलर है बिहार में, कभी घूम लीजिएगा। ठीक ना। तो अदिश राशि होता क्या है? अदिश राशि क्या है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। कि जो है थोड़ा बच्चा वाला डिफिनेशन हो गया 9th क्लास 10th क्लास के लिए। इसका थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ये ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, साथ ही यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है, साथ ही यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ये हुआ स्टैंडर्ड डिफिनेशन। आपको 11th क्लास में और 12th क्लास में यही डिफिनेशन बोलने हैं और यही डिफिनेशन लिखने भी हैं आपको एग्जाम में, जिसको बढ़िया सुन लीजिए कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, साथ ही वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है। अब कहिएगा कि सदिशों के योग के नियम का होता है, तो देखिए जो सदिश राशि होता है उसको जोड़ने के लिए एक विशेष नियम होता है, उसी नियम को हम लोग कहते हैं सदिशों के योग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि को जोड़ने का एक विशेष नियम है जिसको ये पालन नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है मेरा, तो इसका जो अदिश राशि का उदाहरण है, उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, इसका उदाहरण लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग दूरी, फिर समय, दूरी, समय, फिर यहाँ पर आप लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई, फिर इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, ये सब क्या है? अदिश राशि। और लिख देते हैं दूरी, समय, लंबाई, विद्युत धारा, और आपका हो गया ताप, हो गया ताप, ये भी क्या है? अदिश राशि है। फिर हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है? यह भी अदिश राशि है, ज्योति तीव्रता, यह भी अदिश है। फिर और लिख लीजिए, अभी चाल लिख लीजिए, चाल लिख लीजिए। फिर यहाँ पर अभी द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान भी क्या है? ये सब अदिश राशि है। ये सब जो भी हम नाम बता रहे हैं सब के सब क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इस सब में केवल की केवल परिमाण होता है, इस सब में डायरेक्शन नहीं होता है। और लिख सकते हैं आप, जैसे कि दाब लिख लीजिए, दाब। ठीक, फिर हो गया कार्य, हो गया, फिर उसके बाद ऊर्जा हो गया, फिर इसके बाद आपका शक्ति हो गया। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशि है। और भी होता है बहुत सारा, जिसको हम बारी बारी से बताएंगे आपको कि कौन कौन अदिश राशि होता है। हालांकि बहुत सारा है, वो सबको हम लास्ट में क्या करेंगे, वो सारणी बना के आपको पूरा लाइन से लिखवा देंगे, या जब मात्रक और बीमा पढ़ाएंगे तो वहां पर सबको एक ही साथ लिखा देंगे। क्योंकि मात्रक और बीमा में हम लोग क्या करते हैं
कि सबका मात्रक और बीमा लिखते हैं, वही साइड में हम क्या करेंगे सदिश सदिश लिखवा देंगे, कौन सदिश है कौन अदिश है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, दोबारा मेहनत से बच जाइएगा। तो यहाँ पर इत्यादि कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप यहाँ पर इत्यादि कर लीजिए। ये सब के सब क्या हो गया, ये सब के सब आपका अदिश राशि। ये सब में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। विद्युत धारा जो है इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसी भी चालक तार में, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर से किधर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। 11th क्लास में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इसमें डायरेक्शन हो गया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और इस धारा का मान भी होगा जो भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ये जो धारा का मान है इसका परिमाण हो गया। इसमें देखो परिमाण और दिशा दोनों है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी इसको अदिश में रखा गया है। इसको अदिश में क्यों रखा गया है, क्योंकि सदिशों को जोड़ने का जो नियम होता है वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिशों के योग का नियम, उस नियम का ही पालन नहीं करता है। विद्युत धारा में देखिए परिमाण भी है, दिशा भी है, दोनों चीजें हैं विद्युत धारा में, लेकिन सदिशों को जिस नियम से जोड़ा जाता है वह इस नियम का पालन ही नहीं करता है। इसीलिए इसको सदिश के श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको अदिश के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग 10 क्लास में परिभाषा पढ़ते हैं 9 क्लास में सदिश राशि का, कि वह ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो उस हिसाब से विद्युत धारा में देखिए परिमाण भी है 5 एम्पियर और दिशा भी है उच्च विभव से निम्न विभव। तो इस हिसाब से विद्युत धारा को तो सदिश राशि होना चाहिए। जो हम लोग 9 क्लास में डिफिनेशन पढ़े हैं सदिश राशि का, कि वह ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो उस हिसाब से विद्युत धारा को क्या होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और परिमाण भी है जो भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर हो, तो हिसाब से तो इसको सदिश होना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग कहाँ पर रखे हैं, हम लोग इसको रखे हैं अदिश के कैटेगरी में रखे हैं कि अदिश राशि है। तो उसका रीजन एक ही है दोस्त, कि जो विद्युत धारा आपका है उस सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 11th में हैं, आप हमसे कोचिंग पढ़ना भी चाहते हैं ऑफलाइन संस्थान में। आप जैसे ही मेरे ऑफलाइन संस्थान में आइएगा, हम आपको कुछ नियम कानून बताएंगे कि कोचिंग की नियम कानून है। आप कहिएगा कि सर हम नियम कानून नहीं मानेंगे, तो क्या हम आपको कोचिंग में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हम कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाइए। आप जब मेरे कोचिंग के नियम ही नहीं मानिएगा तो हम आपको क्यों रखें? जबकि आप 11th क्लास में भी हैं, आप पढ़ना भी चाहते हैं, आप खाली ये वो गलती कर रहे हैं कि कोचिंग के नियम कानून मानने से आप इनकार कर रहे हैं, इसीलिए आपको कोचिंग से निष्कासित किया जा रहा है। तो इसी विद्युत धारा में है कि विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन यह सदिशों के योग के नियम पालन नहीं करता है। इसीलिए इसको सदिश के कैटेगरी से निकाल के अदिश के कैटेगरी में डाल दिया। जाओ सदिश के, जब नियम मनबे नहीं करेगा तो रहेगा क्या लगी, जाओ दूसरा में होना अदिश के कैटेगरी में, भगा दिया से सदिश के कैटेगरी से कहाँ भेज दिया सर अदिश के कैटेगरी में, जबकि एकरा में दोनों चीज था, परिमाण भी था दिशा भी था। नियम मानना पड़ेगा। आप ही घरे रह रहे हैं, घर के आपका नियम कानून है, उसको नहीं मानिएगा, बिहान में बाबू या माई जो है लब्दा लेके घर से बाहर खरीद देंगे, क्योंकि जहाँ पर रहना उसका नियम मानना पड़ेगा। वही हाल विद्युत धारा के है, ओकरा में परिमाण भी है दिशा भी है, लेकिन उस सदिशों के योग के नियम के पालन करबे नहीं करता है, खदेड़ के भगा दिया सब कि जाओ अदिश के श्रेणी में। इसीलिए क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। समझ गए हैं? चलिए अब देखिए अदिश राशि कौन कौन और हो सकता है। एक नोट है कि सभी संख्याएं अदिश राशि है। दुनिया में आप जितना भी संख्या जानते हैं, जो भी आप संख्या जानते हैं, 1 2 3 4 -4/5 √3 2, मतलब जो भी 1/2 जो भी आप जानते हैं, तो सभी संख्याएं क्या होती है, अदिश राशि होती है। चाहे आप कुछ भी जान रहे हो, 1 के पावर आप चाहे 100 जान रहे हो, चाहे 1000 के पावर के ऊपर आप 2 जान रहे हो,
चाहे √100 - 5 जान रहे हैं, चाहे 4 जान रहे हैं, चाहे 7/4 जान रहे हैं, चाहे -3/2 जान रहे हैं। दुनिया में जितना भी आप संख्या जानते हैं वो सारा के सारा संख्या क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना। तो आंख मूंद के सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए शुद्ध अनुपात अदिश राशि होता है। शुद्ध अनुपात क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए साइन थीटा आप जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। जैसे रुक जाइए, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लीजिए कि ये वाला जो है 4 मीटर है, ये वाला मान लीजिए कि 3 मीटर है, और ये वाला मान लीजिए कि 5 मीटर है। ये वाला कोण आप थीटा मान लीजिए, तो यहाँ से लिखिएगा आप साइन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखिएगा 4 मीटर और बटा में 5 मीटर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5 तो आपका संख्या आ गया, कट छाट के केवल क्या आ गया, केवल संख्या आ गया। हम अभी पीछे बोले हैं कि दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो जितना भी शुद्ध अनुपात आपके नजर में है वो सब के सब अदिश राशि है। तो कौन कौन शुद्ध अनुपात है भाई, तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ठीक ना। तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अदिश राशि है। और भी कुछ कुछ शुद्ध अनुपात है, जैसे कि आप जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं, याद है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का चाल, अब बटा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश का चाल और बटा में माध्यम में प्रकाश का चाल होता है, ठीक ना। माध्यम में प्रकाश का चाल होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल है, जैसे मान लीजिए, रुकिए, निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि आप जानते हैं। माध्यम के रूप में चलिए हम ले लिए कांच, तो कांच में प्रकाश के चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड, ये वाला से ये वाला कैंसिल, 10⁸ से 8 कैंसिल, तो कट के कितना है 3/2। अब 3/2 क्या है, आपका संख्या है। हम बोल रहे हैं कि सभी संख्याएं क्या होती है, सभी संख्याएं अदिश राशि होती है। तो दुनिया में जितना भी आप शुद्ध अनुपात जानते हैं वो सारा शुद्ध अनुपात क्या होता है, अदिश राशि होता है। सब के सब शुद्ध अनुपात अदिश राशि होता है। और भी है, और भी शुद्ध अनुपात है, जैसे कि लिख देते हैं कौन कौन और है, साइन थीटा, कोस थीटा जानेंगे, फिर और लिख लीजिए विकृति का होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे विकृति के बारे में। फिर इसके बाद आपका होता है अपेक्षिक घनत्व, क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व, ये भी क्या है आपका, यह भी शुद्ध अनुपात है, यह भी अदिश राशि है, अपेक्षिक घनत्व। और लिख देते हैं, और लिख लीजिए अपेक्षिक परावैधुता, अपेक्षिक परावैधुता, ठीक है, ये हो गया। और लिख लीजिए अपेक्षिक चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता, यह भी आपका क्या है, अदिश राशि है। ये जो भी बताया ना अभी कि जितना भी शुद्ध अनुपात है वो सब के सब का होता है, अदिश राशि होता है। इसको तो हम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सब त्रिकोणमितीय अनुपात अदिश राशि है, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सब के सब अदिश राशि है, क्योंकि सब के सब शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात कहे के मतलब है ना कि जेकर ऊपर और नीचे मात्रक सेम होता है, ऊपर नीचे मात्रक सेम होता है तो मात्रक कैंसिल हो जाता है, तो वही सब शुद्ध अनुपात होता है। जैसे कि विकृति जो होता है 3 प्रकार का होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लंबाई में विकृति, आयतन में विकृति, क्षेत्रफल में विकृति, तो सब ऊपर नीचे सेम मात्रक रहता है तो कट जाता है। जैसे कैसे भी आप अपवर्तनांक में बताएं कि निर्वात में प्रकाश के चाल बटा किसी माध्यम प्रकाश के चाल, तो निर्वात में भी मीटर प्रति सेकंड, एकड़ों मीटर प्रति सेकंड, कट के वो संख्या आ गया। तो इसी प्रकार से सब में होता है। तो सब के सब जो शुद्ध अनुपात है, और सभी शुद्ध अनुपात क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सभी नियतांक अदिश राशि है, सभी नियतांक। जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है G = 6.673 और गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हो गया। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये भी आपका अदिश राशि है,
और एक बताते हैं आपको प्लैंक नियतांक। क्या? प्लैंक नियतांक लिख लीजिएगा, प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक जो होता है इसको हम एच से लिखते हैं, एस लिखा जाता है। और प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.6262 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और भी है वोल्टेज मान नियतांक, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, प्लैंक नियतांक हो गया, वोल्टेज मान नियतांक हो गया, और भी बहुत सारा नियतांक है। तो जितना भी नियतांक होता है सबके सब आपका अदिश राशि होता है। ये बात को ध्यान से रखिएगा याद करके कि सभी नियतांक क्या है? अदिश राशि है। लेकिन एक नियतांक ऐसा भी है जो सदिश राशि है अपवाद में, और वो नियतांक है आपका गुरुत्वीय त्वरण। वो नियतांक कौन है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण उसका नाम है। जो पृथ्वी पर इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा नीचे की ओर होता है। गुरुत्वीय त्वरण हम लोग छोटका जी से लिखते हैं, जिसका मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, नीचे की ओर यहाँ से। तो यही आपका एक ऐसा नियतांक है जो सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। हालांकि पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर जी का अलग अलग मान होता है, लेकिन सतह के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाते हैं जी का मान घटता है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं जी का मान बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के सतह पर के लिए हम लोग 9.8 लेते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं इसको नियतांक। लेकिन इसका भी मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है जगह जगह पर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ना है सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? देखिए इसका दो डेफिनेशन, एक तो 9 क्लास वाला जो कि हम लोग जानते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि ई जैसे कोई सदिश है, इसका लंबाई हो गया परिमाण, जैसे मान लीजिए कि इसका लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, और इसमें देखिए डायरेक्शन भी है इस प्रकार से। ये परिमाण के साथ साथ एक में डायरेक्शन भी है। जैसे हमसे आप पूछें कि हमको जाना है फलना जगह, हम आपको बता दिए कि 500 मीटर, आप जा नहीं पाइएगा क्योंकि 500 मीटर किन्ने लेफ्ट राइट किन्ने ऊपर नीचे, लेकिन हम कह देंगे कि इसे 500 मीटर, तो आप चल जाइएगा जगह पर कि यहाँ से 500 मीटर हर डायरेक्शन में, तो ये सदिश हो गया। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा केवल 9 क्लास तक ही वैलिड है, क्योंकि इस परिभाषा के हिसाब से जो हम विद्युत धारा के बारे में बता रहे थे, विद्युत धारा सदिश राशि हो जाएगा, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। तो किसी भी राशि का सदिश होने के लिए अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ये आपको बोलना पड़ेगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, साथ ही यह सदिशों के योग के नियम का पालन करता है, साथ ही यह सदिशों के योग के नियम का पालन करता है, ठीक ना। A physical quantity which have both magnitude and direction as well as follow the vector addition law of vector addition as well as follow the law of vector addition। हिंदी में बोला जाए तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है और साथ ही वह सदिशों के योग के नियम का पालन भी करता है, तो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब कहिएगा सदिशों के योग के नियम क्या होता है सर? तो हम आपको बाद में बताएंगे। सदिशों के योग के नियम 3 गो होता है। एगो त्रिभुज के नियम होता है, एगो समानांतर चतुर्भुज के नियम होता है, और एगो होता है बहुभुज के नियम होता है। ये 3 गो नियम द्वारा सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं। इस सदिशों को जोड़ने का नियम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिशों के योग का नियम कहते हैं, ठीक है। तो सदिशों को जोड़ने का जो नियम है वो सदिशों के योग का नियम है। लेकिन अदिशों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? जो अदिश राशि है आखिर उसको कैसे जोड़ते हैं? तो अदिश राशियों को हम लोग साधारण अलजेब्रा के नियम से जोड़ते हैं, जो बीजगणित का साधारण नियम है जिसके द्वारा हम लोग बचपन से जोड़ते आए हैं, उसी नियम से अदिश राशियों को जोड़ा जाता है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अदिश राशियों का योग जो होता है साधारण बीजगणित के नियम द्वारा किया जाता है या ज्ञात किया जाता है।
जबकि सदिश राशियों का जो जोड़ घटाव होता है वो सब सदिशों के योग के नियम द्वारा होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, आखिर आपके मन में होगा कि सर कौन कौन सदिश राशि होता है, तो नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो सदिश राशि देखिए हम बता रहे हैं कौन कौन आपका सदिश राशि है। सदिश राशि लिखते चलिए। सदिश राशि आपका हो गया वेग, त्वरण, ठीक है, त्वरण, फिर हो गया बल, फिर हो गया आपका तनाव, ये क्या है, ये सब सदिश राशि। तनाव, फिर आपका हो गया भार हो गया, फिर आपका बल तो लिखे दिए हैं, अब लिखिए आवेग, ये भी सदिश राशि है। फिर इसके बाद संवेग, संवेग ये भी क्या है आपका सदिश राशि है। और भी होता है, बहुत सारा सदिश राशि होता है, एगो दूगो नहीं है, सदिश राशि की कमी नहीं है। और भी आप लिख सकते हैं विस्थापन, विस्थापन हम 10 को लिख देते हैं, 10-5 को, बाकी सब इत्यादि में लिखाएंगे, क्योंकि दोबारा लिखाने वाले हैं ही, तो यहाँ 4-5-10 लिख लीजिए, आपका इतना काम हो जाएगा। विस्थापन हो गया, फिर आप लिख लीजिए इसके बाद विस्थापन हो गया ना, फिर इसके बाद हम लिख लेंगे, और भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी आपका सदिश राशि है। और फिर लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह भी आपका सदिश राशि है। और लिख देते हैं फिर लिख देते हैं आपका विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन, यह भी आपका सदिश राशि, ठीक ना। और लिख देते हैं विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, यह भी आपका क्या है सदिश राशि है। और लिख लीजिए धारा घनत्व, धारा घनत्व, ये सब के सब क्या है दोस्त सदिश राशि। ऐसे बहुत सारा सदिश राशि है, कितना के नाम लिखा जाए, कम से कम 10 को की याद रख लीजिए कि ये सब का है सदिश राशि है। ये सब जो है इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, साथ ही यह सदिशों के योग के नियम का पालन भी करता है, इसीलिए ये सब क्या है सदिश राशि है। ठीक है, जो भी सदिशों के योग के नियम के पालन नहीं करेगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अदिश राशि बहुत सारा है, जिसे अदिश राशि तो पीछे में लिखेबे किए हैं, विभव भी होता है अदिश राशि, विभवांतर भी अदिश राशि होता है, प्रतिरोध भी होता है, संधारित्र की धारिता भी होता है, बहुत सारा अदिश राशि है और बहुत सारा सदिश राशि है। सबको यहीं पर लिखा देंगे तो माथा भारी हो जाएगा। बारी बारी से जो भी हम लिखे इसमें ना सब के बारे में पढ़ना है, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा चैप्टर वाइज, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ गए, इसलिए याद करने के लिए टेंशन लेना ही नहीं है। अब देखिए सदिश राशि के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है, सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार क्या क्या है बालक। पहला हमारा वेक्टर है समानांतर सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए समानांतर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि समानांतर, तो वैसे दो सदिश, वैसे दो सदिश जिसका परिमाण असमान होता है, वैसे दो सदिश जिसका परिमाण असमान होता है लेकिन दिशा समान होता है। रुकिए हम आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हो गया आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और हाँ सबसे जरूरी बात कि जो वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर को, रुक जाइए थोड़ा बैक में आते हैं, समानांतर सदिश बाद में पढ़ेंगे। जो हम लोग सदिश राशि के उदाहरण पढ़े हैं, तो सदिश राशि के उदाहरण के बाद एक पॉइंट था जो कि यहाँ पर नोट नहीं किया गया है। पॉइंट क्या था कि सदिश राशि को हम लोग एरो के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि तीर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। सदिश राशि को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, यानी कि सदिश ए है, इसके ऊपर आप एरो दे दीजिए, क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए का आपका सिंबल हो गया। ठीक है, सदिश राशियों को हमेशा अंग्रेजी के लेटर से या कोई ग्रीक लेटर से लिखा जाता है। सदिश राशि को हमेशा किसी अंग्रेजी के लेटर से या कोई ग्रीक यानी कि लैटिन वर्ड से कोई लिखा जाता है, जिससे कि आप वेक्टर ए लिख सकते हैं या वेक्टर अल्फा लिख सकते हैं
या वेक्टर बीटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो सदिश राशि होते हैं, सदिश राशि को एरो से लिखा जाता है, यानी कि जो लेटर होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एरो देते हैं। लेकिन लेटर के रूप में हमेशा क्या होता है, तो लेटर के रूप में या तो इंग्लिश अंग्रेजी के अल्फाबेट होगा, इंग्लिश के अल्फाबेट, या तो छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो, इस प्रकार से आप इसको छोटा ए भी लिख सकते हैं या बड़ा जो भी आपको लिखना हो, या कोई ग्रीक वर्ड होता है यानी कि लैटिन वर्ड होता है, अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि सदिश राशियों को हमेशा अंग्रेजी के लेटर से या लैटिन वर्ड से कोई लिखा जाता है, लैटिन लेटर से। ये बात आप जरूर याद रखेंगे, एरो लगा के लिखा जाता है। अब चलिए आ जाते हैं समानांतर सदिश पर। समानांतर सदिश क्या होता है कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं लेकिन दिशा एक समान होते हैं। जैसे देखिए मेरा दोनों उंगली दिखाई दे रहा है, ये दोनों के देखिए लंबाई अलग अलग है कि नहीं, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक ही है, ऊपर की ओर है ना। यही आपका हो गया असमान सदिश हो गया, ठीक समझ गए होंगे। नहीं तो एगो उंगली ले लीजिए, दूसरा का ही मेरा मार्कर हो गया, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है लेकिन दोनों की लंबाई असमान है कि नहीं, तो वही असमानांतर सदिश की परिभाषा हो गया कि वैसा दो सदिश जिसके परिमाण असमान होते हैं, यानी कि परिमाण बराबर नहीं होते हैं लेकिन दोनों की दिशा एक समान होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर सदिश कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप सदिश के रूप में, समानांतर सदिश के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो समानांतर सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। दो समानांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अब कहिएगा सर दो समानांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री कैसे होता है, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको कोण का परिभाषा जानना पड़ेगा कि कोण कहते किसको है। तो देखिए कोण का परिभाषा होता है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखिए मेरा दोनों हाथ है, इसको एगो रेखा मान लीजिए, दो गो रेखा, दोनों के बीच में देखिए कोई झुकाव नहीं, लेकिन ऐसे यदि हम कर दे तो देखिए झुकाव हो जा रहा है, झुकाव है ना कुछ यहाँ पर, इसे कोण बन रहा है। तो जब तक ले दो रेखा एक दूसरे पर झुकेगा नहीं तब तक कोण बनेगा नहीं, और झुकने के लिए दोनों को एक दूसरे को टच करना पड़ता है। देखिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है तो ना टच करेगा ना कोण बनेगा। तो ये कोण का परिभाषा होता है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ना टच होगा ना कोण बनेगा। तो इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, या दो समानांतर सदिश के बीच का भी कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि हम जमीन पर खड़ा है, तो मेरा जमीन के साथ झुकाव है, 90 डिग्री के झुकाव है, हम 90 डिग्री कोण पर झुके हैं उस पर, ठीक ना। ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। ये झुकाव जो होता है ना दो सतहों के बीच में या दो रेखाओं के बीच में, तो उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। यहाँ देखिए दोनों के बीच में कोई आपको झुकाव दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, और समानांतर वेक्टर का जो परिमाण होता है बराबर नहीं होता। परिमाण मतलब लंबाई बराबर नहीं होता है। किसी भी वेक्टर के परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड मतलब परिमाण होता है, मोड ऑफ वेक्टर बी, लेकिन दोनों का देखिए लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे। एक और बात कि जब भी किसी वेक्टर को हम मोड से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एरो समाप्त हो जाता है, तो लिखेंगे ए, वेक्टर बी को लिखेंगे बी लिखेंगे, दोनों का परिमाण बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम डिफिनेशन बताए हैं कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं, यानी कि दोनों की लंबाई असमान होता है जबकि दिशा दोनों का समान होता है, तो वैसे सदिशों को ही क्या कहते हैं, समानांतर सदिश कहते हैं। अब दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि वेक्टर ए पैरेलल, पैरेलल है वेक्टर बी, ठीक ना। दोनों वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी, पैरेलल में चूंकि अंतिम में ए लाता है इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं समानांतर वेक्टर बी हो गया। जबकि ये भी याद रखिएगा कि दोनों का जो मोड होता है, यानी कि दोनों का जो परिमाण होता है वो बराबर नहीं होता है, यानी कि दोनों का लंबाई बराबर नहीं होता है, लेकिन एक मामले में दोनों को बराबर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ये आपको पक्का याद रखना है। अब देखिए इसके बाद हमारा है प्रति समानांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या होता है दोस्त, एंटी पैरेलल वेक्टर, कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं, वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं
और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है। जैसे देखिए मेरा मार्कर हो गया और ये मेरा उंगली हो गया, दोनों का देखिए डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। अब दोनों का लंबाई भी बराबर नहीं है, छोटा है बड़ा है। तो वैसे दो सदिश जिनका परिमाण भी असमान होता है और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, उसे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं, यानी कि प्रति समानांतर सदिश। जैसे मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए है और ये आपका दूसरा जो है वेक्टर बी है, दूसरा आपका क्या है वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर जो आपका है एक दूसरे के विपरीत है, साथ में दोनों का लंबाई भी बराबर नहीं है। परिभाषा तो आपको सुखले याद हो गया होगा इसी कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, तो वैसे सदिश को हम लोग प्रति समानांतर सदिश कहते हैं। दो प्रति समानांतर सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। दो प्रति समानांतर सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आप कहिएगा 180 डिग्री कैसे होता है? तो देखिए मेरा उंगली ऐसे है, ये ऐसे है, दोनों ऐसे है, तो दोनों का बीच का झुकाव 180 डिग्री है। जैसे देखिए ऐसे किए तो 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ऐसे किए तो 180 डिग्री, ठीक ना, दोनों के बीच का झुकाव 180 डिग्री। तो वेक्टर का वो खास नियम है कि किसी भी वेक्टर को उठा करके हम लोग उसी के डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं, कहीं भी। जैसे वेक्टर भी है ना, इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। इसे देखिए, इसी को हम ऐसे भी रख सकते हैं, इस वेक्टर बी को उठा करके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए आपका वेक्टर ए हो गया, इसको लिख दीजिए। अब वेक्टर बी को आप यहाँ पर उठा के ऐसे रख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया। तो दोनों के बीच यहाँ कितना कोण बन रहा है? थीटा बराबर 180 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक ना, 180 डिग्री। या इसी को आप ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए एक और तरीका होता है, जैसे आपका हो गया वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी को हम यहाँ से उठाएं और उठा के हैया रख दिए। वेक्टर बी को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए दोनों में एक बात कॉमन है कि हम लोग वेक्टर बी के डायरेक्शन को नहीं बदले हैं। जैसे देखिए वेक्टर बी यहाँ पर था, इसको हम यहाँ से उठाए और देखिए यहाँ पर इसी डायरेक्शन में रख दिए। डायरेक्शन यही में है, इस डायरेक्शन में है ना जी वेक्टर बी, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पर रख दिए। डायरेक्शन बदले हैं, तो किसी भी वेक्टर को उठा करके और उसी के डायरेक्शन में कहीं भी रख दिया जाए तो वेक्टर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक ना। वेक्टर के मान जस के तस रहता है। तो वेक्टर बी को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं इसे, ठीक ना, या वेक्टर बी को हम उठा करके यहाँ भी रख सकते हैं इसे। दोनों स्थिति में कोण कितना बन रहा है दोस्त? 180 डिग्री बन रहा है। इसलिए प्रति समानांतर सदिश का परिभाषा तो याद हो ही गया होगा कि वैसे दो सदिश जिनके परिमाण असमान होते हैं और दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होता है, उसे हम लोग प्रति समानांतर सदिश कहते हैं। सबसे जरूरी बात कि प्रति समानांतर सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है और इसको आप तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि तीन प्रकार से इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, ठीक है। एक और जरूरी बात इसमें ये क्या है कि दोनों का चूंकि लंबाई भी बराबर नहीं होता है, मैं यानी कि परिमाण, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी। तो मोड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ए हो जाता है और मोड ऑफ वेक्टर बी को निकालते हैं तो बी हो जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है, इसीलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए यहाँ लिख दीजिएगा एंटी एल मतलब एंटी पैरेलल। वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का एंटी पैरेलल है, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। हो गया। वेक्टर का कम से कम 17-18 गो प्रकार है। वेक्टर का 17-18 गो प्रकार हम लोग पढ़ना है और पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है, न्यूमेरिकल के साथ। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बालकों।